आप लोग मैप में देखिए, मैसूर का क्षेत्र जो है ये भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट भारत के जहां पर मिल रहे हैं, दक्षिण के जिस भाग में पूर्वी और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं, वह क्षेत्र मैसूर का छोटा सा राज्य वहां पर था, मैसूर का राज्य। मैसूर का राज्य पहले विजयनगर साम्राज्य का एक भाग था और विजयनगर साम्राज्य के नष्ट हो जाने के बाद मैसूर पर वादियार वंश के राजाओं ने लंबे समय तक शासन किया। लेकिन 1750 के आसपास तक मैसूर का राजा, जो कि वादियार वंश का राजा था, चिक्का कृष्ण राज, ये बहुत ही कमजोर शासक था चिक्का कृष्ण राज। और उसके शासनकाल में वास्तविक सत्ता उसके दो मंत्री देवराज और नंजराज के हाथों में थी। ये देवराज और नंजराज चिक्का कृष्ण राज के मंत्री थे और ये दोनों भाई थे, और वास्तविक सत्ता इन दोनों मंत्रियों के हाथ में थी। इनके समय में ही मैसूर में एक सैनिक अधिकारी था जिसका नाम हैदर अली था, और धीरे धीरे उसका प्रभाव बढ़ता जाता है। 1750 के आसपास का आप अगर टाइम पीरियड देखें तो इस समय कर्नाटक युद्ध चल रहा था, फ्रांसीसी और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच कर्नाटक का युद्ध चल रहा था। और इस कर्नाटक के युद्ध में हैदराबाद का निजाम और आरकोट का नवाब उलझा हुआ था, और इसी का फायदा उठाते हुए हैदर अली अपनी शक्ति को मजबूत करता है और धीरे धीरे 1761 तक आते आते उसने सत्ता की बागडोर अपने हाथों में ले ली और वो मैसूर का शासक बन गया। 1761 में जब हैदर अली, जो कि एक छोटा सा सैनिक अधिकारी था, वास्तविक सत्ता अपने मैसूर की वास्तविक सत्ता अपने हाथों में ले लेता है और मैसूर का शासक बन जाता है 1761 में। इस समय परिस्थितियां उसके अनुकूल थी। हैदर अली ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्थापित की। मैप में श्रीरंगपट्टनम आप लोग को दिख रहा होगा बेंगलोर के नीचे। यहाँ पर हैदर अली ने अपनी राजधानी स्थापित की और इस समय की परिस्थितियां उसके अनुकूल थी, उसके पक्ष में थी। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है जिसमें मराठे पराजित हो जाते हैं, और इस कारण मराठा अभी उतने शक्तिशाली नहीं है और अपनी भावी नीति पर वो विचार करने में लगे हुए थे। तो एक तरफ तो मराठा इस समय तृतीय पानीपत के युद्ध में पराजित हो जाने के कारण मराठा इस समय थोड़े कमजोर स्थिति में थे। दूसरी तरफ इस समय का हैदराबाद का शासक, हैदराबाद का निजाम अली था, जो कि एक कमजोर शासक था। तीसरी तरफ अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी इस समय 1761 तक कर्नाटक के युद्ध और बंगाल में युद्ध में उलझी हुई थी। इस समय तृतीय कर्नाटक युद्ध चल रहा था फ्रांसीसियों के साथ एक तरफ, और दूसरी तरफ बंगाल बिहार और उड़ीसा में वो अपनी शक्ति को पुनर्स्थापित करने में लगी थी। प्लासी का युद्ध हो चुका था और बक्सर का युद्ध 1764 में होता है। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी इस समय कर्नाटक और बंगाल में बिजी थी। तो ये सारे सर्कमस्टांसेस हैदर अली के फेवर में थे और उसने फायदा उठाया, और ऐसी स्थिति में हैदर अली ने मैसूर राज्य का विस्तार करना आरंभ किया। मैसूर के कई निकटवर्ती क्षेत्र जैसे बेदनूर, मंगलोर, मालाबार, दक्षिणी कन्नड़ और कालीकट जैसे क्षेत्रों पर उसने अपना अधिकार कर लिया। कोचिन और पालघाट के राजा भी उसकी अधीनता स्वीकार कर रहे थे। तो इस प्रकार भारत का जो पश्चिमी तट का हिस्सा है, जो कि अरेबियन सी से संलग्न है, इस पश्चिमी तट के इलाके में
मैसूर का एक विस्तृत क्षेत्र उसके अधिकार में अब आ चुका था, हैदर अली के अधिकार में। जब बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन आरंभ हो जाता है, इसी प्रकार मैंने बताया था कि कर्नाटक युद्ध में जो उत्तरी सरकार या नॉर्दर्न सरकार वाला रीजन है, जो कि पहले हैदराबाद के निजाम के अधीन था, बाद में फ्रांसीसियों के अधीन हुआ, ये उत्तरी सरकार का रीजन भी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में आ चुका था कर्नाटक युद्ध के फलस्वरूप। तो इस समय आप देखते हैं कि भारत का जो पूर्वी तट है, ईस्टर्न कोस्ट है, वो तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव क्षेत्र में आ चुका था। बंगाल, बिहार और उड़ीसा उत्तरी सरकार और मद्रास का क्षेत्र उसके प्रभाव में था। कर्नाटक का नवाब या आरकोट का नवाब जो है, ये अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का मित्र है, तो वो भी इसके प्रभाव क्षेत्र में था। लेकिन भारत का जो पश्चिमी तट है, वेस्टर्न कोस्ट है, उसका इलाका अभी अंग्रेजों के प्रभाव क्षेत्र में नहीं आया था। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1767 में प्रारंभ होता है, 1767 में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो प्रारंभ होता है, उसका मूल कारण यह था कि दक्षिण में अंग्रेज अपनी प्रभावशाली भूमिका स्थापित करना चाह रहे थे। भारत के पश्चिमी तट पर वो अधिकार जमाना चाह रहे थे और मैसूर उनके रास्ते का कांटा था इस समय। इसी कारण अंग्रेज मैसूर के क्षेत्र पर अधिकार स्थापित करना चाह रहे थे। 1767 में युद्ध प्रारंभ करने से पहले अंग्रेजों ने कूटनीति का सहारा लिया। उन्होंने हैदराबाद के निजाम, इस समय हैदराबाद का निजाम निजाम अली था, अंग्रेजों ने हैदराबाद के निजाम अली से और मराठों के पेशवा, इस समय मराठा पेशवा माधवराव था, तो निजाम अली और माधवराव के साथ अंग्रेजों ने संधि करके एक त्रिगुट का निर्माण किया हैदर अली के विरुद्ध। अंग्रेजों ने एक ट्रिपल अलायंस फॉर्म की। इस ट्रिपल अलायंस में अंग्रेज थे एक तरफ, दूसरी तरफ हैदराबाद का निजाम अली था और तीसरी तरफ मराठों का पेशवा माधवराव था। इस त्रिगुट ने, इस ट्रिपल अलायंस ने हैदर अली के खिलाफ युद्ध प्रारंभ किया। हैदर अली बहुत ही कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था, उसे यह भली भांति ज्ञात था, वो भली भांति इस बात को समझता था कि इस त्रिगुट की सेना को, इस ट्रिपल अलायंस की सेना का सामना करने के लिए उसकी सेना सक्षम नहीं थी। तो उसने कूटनीति का सहारा लिया। सर्वप्रथम उसने मराठों से संपर्क स्थापित किया और पेशवा माधवराव से इसने एक संधि की। उसने पेशवा माधवराव को समझाया कि अंग्रेजों का आप साथ छोड़ दीजिए और इसके बदले मैं आपको पैसा दूंगा, और उसने 35 लाख रुपए माधवराव को दिए। पेशवा माधवराव को उसने 35 लाख देने का वचन दिया। इस वजह से पेशवा माधवराव और मराठा इस युद्ध से अलग हो गए, मैसूर युद्ध से अलग हो गए। उसके बाद हैदर अली ने निजाम अली से संपर्क की। निजाम अली के साथ उसने मित्रता की। उसने उससे कहा कि जो कर्नाटक का क्षेत्र है जिस पर निजाम अली अपना कब्जा करना चाह रहा था, आरकोट का क्षेत्र या कर्नाटक का क्षेत्र जिस पर निजाम अली कब्जा करना चाह रहा था, तो हैदर अली ने उसे यह प्रलोभन दिया, उसे यह लालच दिया कि मैं आपको इसमें सैनिक सहायता दूंगा, कर्नाटक पर कब्जा करने में मैं आपको सैनिक सहायता दूंगा। तो इस प्रकार निजाम अली भी इस गुट से अलग हो गया, अंग्रेजों के गुट से अलग हो गया। तो युद्ध प्रारंभ करने से पहले ही हैदर अली ने कूटनीति का सहारा लेते हुए अंग्रेजों ने जो उसके खिलाफ त्रिगुट का फॉर्मेशन किया था, जो ट्रिपल अलायंस फॉर्म की थी मराठों और निजाम के साथ, उस ट्रिपल अलायंस को उसने भंग कर दिया हैदर अली ने, और मराठों और निजाम को इस युद्ध से अलग कर दिया।
इसके बाद ब्रिटिश सेना बंबई और मद्रास, एक प्रेसिडेंसी ब्रिटिश सेना की बंबई में थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, और दूसरी प्रेसिडेंसी मद्रास में थी। तो बंबई और मद्रास से मैसूर की तरफ ब्रिटिश सेना आगे बढ़ती है। अंबूर और मंगलोर जैसे स्थानों पर हैदर अली को हार का सामना करना पड़ता है, और अंबूर और मंगलोर जैसे कुछ स्थान ब्रिटिश सेना के कब्जे में आ जाते हैं। लेकिन हैदर अली एक साहसी व्यक्ति था, वो युद्ध जारी रखता है, और नवंबर 1768 में सर्कमस्टेंसेस उसके फेवर में, उसके पक्ष में होती हैं। नवंबर 1768 में वह 12 महल की ओर आगे बढ़ता है, और करूर नाम के जगह पर वो कब्जा कर लेता है। ये 12 महल और करूर, ये सारा क्षेत्र कर्नाटक का क्षेत्र था, जो कि आरकोट के नवाब के अधीन था। तो इन क्षेत्रों पर हैदर अली कब्जा कर लेता है, और धीरे धीरे कर्नाटक के क्षेत्र से होते हुए हैदर अली की सेना मद्रास के निकट पहुंच जाती है। मद्रास में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रेसिडेंसी थी, तो मैसूर से होते हुए हैदर अली की सेना कर्नाटक होते हुए मद्रास के पास डेरा जमाती है। जब हैदर अली मद्रास के पास पहुंच गया तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भयभीत हो जाती है, और उसे विवश होकर हैदर अली के साथ संधि करनी पड़ती है। तो हैदर अली और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मद्रास में एक संधि होती है, जिसे मद्रास की संधि के नाम से जाना जाता है। ट्रीटी ऑफ मद्रास 4 अप्रैल 1769 को साइन होता है। 4 अप्रैल 1769 को ट्रीटी ऑफ मद्रास हैदर अली और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होती है। इस संधि के द्वारा दोनों पक्षों ने एक दूसरे के विजित क्षेत्र एक दूसरे को वापस कर दिए, लेकिन करूर और उसके संलग्न क्षेत्र जिस पर हैदर अली ने कब्जा कर लिया था, वो हैदर अली को दे दिया गया। इसके अलावा मद्रास की संधि में दोनों पक्षों में एक रक्षात्मक समझौता होता है, एक डिफेंसिव ट्रीटी होती है दोनों के बीच में। इस रक्षात्मक समझौते के द्वारा अंग्रेजों ने हैदर अली को यह आश्वासन दिया कि भविष्य में जब भी मैसूर पर कोई आक्रमण होगा तो वो उसकी मदद करेंगे, उसे सैनिक सहायता देंगे, और अगर अंग्रेजों पर किसी ने हमला बोला तो हैदर अली सैनिक सहायता देगा। तो ये एक रक्षात्मक समझौता मद्रास की संधि 4 अप्रैल 1769 में दोनों पक्षों में हो जाता है। संधि की शर्तों पर अगर आप ध्यान दें तो इससे स्पष्ट होता है कि हैदर अली ने अंग्रेजों से एक मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करने की कोशिश की थी। चूंकि मद्रास के निकट वो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय वो मद्रास के निकट पहुंच चुका था, अगर वो चाहता तो अंग्रेजों के साथ एक अपमानजनक संधि भी कर सकता था, अंग्रेजों को कुछ क्षेत्र भी अंग्रेजों से वो मांग सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने एक मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करने की कोशिश की अंग्रेजों के साथ, क्योंकि हैदर अली इस बात को भली भांति समझता था कि मराठों और निजाम से जो उसने मित्रता की है वो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं है। जब भी मराठे और निजाम इससे क्रोधित हो जाएंगे तो इसके विपरीत अंग्रेजों के साथ दोबारा वो लोग समझौता करके दोबारा हैदर अली पर आक्रमण कर सकते थे। तो हैदर अली इस बात को समझता था, और इसी कारण उसने एक अपमानजनक संधि ना करके एक मित्रतापूर्ण संधि अंग्रेजों के साथ की। तो इसी के साथ मद्रास की संधि के साथ प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है। इसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा कि जो 1767 से 1769 के बीच में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा। इसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर नियुक्त होकर आता है। उस टाइम रेगुलेटिंग एक्ट पास होता है 1774 में, और
वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 में, और वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाता है। मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसी उसके अधीन हो जाती है। और रेगुलेटिंग एक्ट में ये बात थी कि अगर कोई भी युद्ध या संधि भविष्य में मद्रास या बंबई की प्रेसिडेंसी करती है तो उसकी परमिशन उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल या वॉरेन हेस्टिंग्स से लेनी होगी। तो ये सारी प्रीवियस क्लासेस में हम लोग देख चुके थे ये सारी बातें। इस बीच होता ये है कि 1770 में 1770 में मैसूर पर मराठों का आक्रमण होता है। अब मद्रास की संधि जो 4 अप्रैल 1769 में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुई थी, उसमें यह तय हुआ था कि अगर मैसूर पर कोई आक्रमण होगा तो अंग्रेज उसे सैनिक सहायता देंगे, हैदर अली को। तो मद्रास की संधि के मुताबिक हैदर अली ने मद्रास सरकार से सैनिक सहायता की अपील की, सैनिक सहायता की मांग की, क्योंकि इस समय 1770 में मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया था। लेकिन मद्रास की सरकार ने मद्रास की संधि की शर्तों का पालन नहीं किया। उन्होंने हैदर अली को किसी भी प्रकार की सैनिक सहायता या आर्थिक सहायता नहीं दी। 1770 से 1772 तक मराठे मैसूर में धावा बोले रहे और मराठों और हैदर अली के बीच 1770 से 1772 तक युद्ध चलता रहा। 1772 में मराठों और हैदर अली के बीच में संधि होती है और हैदर अली को अपने कुछ क्षेत्र मराठों को देने पड़ते हैं। तो पहला कारण द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के बीच में होता है। तो उसका पहला कारण तो ये था कि जब 1770 से 1772 के बीच मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया था, तब अंग्रेजों ने मद्रास की संधि का पालन नहीं किया, हैदर अली को किसी भी प्रकार से सैनिक सहायता नहीं प्रदान की। तो पहला कारण इस वजह से हैदर अली अंग्रेजों के खिलाफ रुष्ट हो चुका था, उनके खिलाफ नाराज था वो। दूसरा कारण यह था कि ब्रिटिश सेना ने मार्च 1779 में माहे पर अधिकार कर लिया। आप लोग मैप में कालीकट के ऊपर देखिए, माहे बंदरगाह आप लोग को मैप में दिख रहा होगा। मार्च 1779 में ब्रिटिश सेना ने माहे पर अधिकार कर लिया, माहे के बंदरगाह पर अधिकार कर लिया। माहे का बंदरगाह जो था ये फ्रांसीसियों के अधिकार में था। The port of Mahe was in possession of French। और माहे से संलग्न जो क्षेत्र है, माहे से संलग्न जो इलाका है, जो समुद्री किनारे हैं, उसके आसपास का क्षेत्र जो है ये हैदर अली के अधिकार में था। तो दूसरा कारण इस युद्ध का ये था कि मार्च 1779 में अंग्रेजों ने माहे पर अधिकार कर लिया था। तीसरा कारण ये था कि यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच इस समय युद्ध आरंभ हो चुका था। जब यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच युद्ध आरंभ हो गया तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स ने फ्रांस द्वारा अधिकृत क्षेत्रों पर कब्जा कर लेने का निश्चय किया और इसी कारण उसने एक सेना माहे भेजी और माहे पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। माहे का बंदरगाह फ्रांसीसियों के अधिकार में भले ही था, लेकिन हैदर अली के लिए भी ये इम्पोर्टेंट बंदरगाह था, क्योंकि इसी बंदरगाह से मैसूर की सेना के लिए आवश्यक सामग्री की आपूर्ति होती थी। हैदर अली एक कुशल सेना नायक था। जब 1761 में वो मैसूर का शासक बनता है तो उसने अपनी सेना का संगठन किया, अपनी सेना को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित करने का उसने करने की व्यवस्था की और इस कारण हैदर अली यूरोप से युद्ध की सामग्री मंगवाता था। वॉर मटेरियल्स यूरोप से वो मंगवाता था हैदर अली, और ये वॉर मटेरियल्स या युद्ध की सामग्री
माहे के बंदरगाह से मैसूर को प्राप्त होती थी, और चूंकि माहे के बंदरगाह से प्राप्त होती थी तो ये वॉर मटेरियल्स फ्रांसीसी ही लेके आते थे। तो इस प्रकार जो तीसरा कारण था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का, तीसरा कारण ये था कि हैदर और फ्रांसीसियों के बीच एक मित्रतापूर्ण संबंध था। फ्रांसीसी हैदर अली की सेना को प्रशिक्षित करते थे, यूरोपीय ढंग में हैदर अली की सेना को प्रशिक्षित करते थे फ्रांसीसी, और इसके अलावा माहे का बंदरगाह जो कि फ्रांसीसियों के अधिकार क्षेत्र में था, इस माहे के बंदरगाह से युद्ध की जो भी आवश्यक सामग्री होती थी वो फ्रांसीसी यूरोप से लाकर हैदर अली को बेचते थे। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण हैदर और फ्रांसीसियों के बीच ये मित्रतापूर्ण संबंध था। चौथा कारण जो था, गुंटूर पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। गुंटूर जो क्षेत्र है, आप लोग मैप में देखिए, नॉर्दर्न सरकार से नीचे वाला पोर्शन गुंटूर है, ये हैदराबाद के निजाम के अधीन था। हैदराबाद के निजाम के अधीन ये क्षेत्र था, गुंटूर का क्षेत्र, और इस पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। हैदर अली इस बात से नाराज था क्योंकि हैदर अली अपने साम्राज्य का विस्तार गुंटूर तक करना चाह रहा था। गुंटूर की सीमा तक हैदर अली मैसूर के साम्राज्य का विस्तार करना चाह रहा था। तो इस वजह से हैदर अली अंग्रेजों से नाराज था। दूसरी तरफ गुंटूर का जो क्षेत्र है वो हैदराबाद के निजाम के अधीन था। जब अंग्रेजों ने गुंटूर पर अधिकार कर लिया और गुंटूर के क्षेत्र को उत्तरी सरकार के जिले में मिला दिया, तो इस बात से हैदराबाद का निजाम भी क्रोधित हुआ। और इसी समय अगर आप याद करें तो 1780 के टाइम पीरियड में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा था। कल की क्लास में फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर डिस्कस किया था। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 से 1782 के बीच में चलता है। तो इस समय आप देखें कि अंग्रेजों से हैदर अली भी नाराज है, हैदराबाद का निजाम भी उससे नाराज है, और मराठा भी नाराज है। और दूसरी तरफ फ्रांसीसियों के साथ यूरोप में उसका युद्ध चल रहा था, तो फ्रांसीसी भी अंग्रेजों के खिलाफ थे। तो हैदर अली ने एक गुट का निर्माण किया अंग्रेजों के खिलाफ। इस गुट में एक ओर हैदराबाद का निजाम था, दूसरी ओर मराठे थे, तीसरी शक्ति जो थी वो हैदर अली था, और फ्रांसीसी भी इनडायरेक्टली हैदर अली को सपोर्ट कर रहे थे। तो जब इन तीनों शक्तियों में समझौता हो गया, निजाम, हैदर अली और मराठों के बीच जब समझौता हो गया 1780 में, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध प्रारंभ होता है 1780 में। जो समझौता हैदर अली, मराठों और निजाम के बीच होता है 1780 में, इस समझौते के अनुसार निजाम नॉर्दर्न सरकार पर अटैक करेगा। निजाम वुड अटैक द नॉर्दर्न सरकार रीजन। मराठा जो थे वो बेरार और सेंट्रल इंडिया पर अटैक करेंगे, और बेरार और सेंट्रल इंडिया होते हुए वो लोग बंगाल पर हमला बोलेंगे। और हैदर अली साउथ से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर हमला करेगा और मद्रास पर वो कब्जा कर लेगा। तो ये समझौता इन तीनों के बीच हो जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से फ्रांसीसियों ने भी उसे समर्थन देने का वादा किया। हैदर अली 83,000 की सेना संगठित करता है। 83,000 की सेना हैदर अली ऑर्गेनाइज करता है इस समय, और 1780 में वो कर्नाटक के क्षेत्र में आगे बढ़ने लगता है। एक सप्ताह के भीतर ही हैदर अली कांजीवरम के क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है। कांजीवरम का क्षेत्र मद्रास से केवल 40 मील दूर था। कांजीवरम का क्षेत्र केवल 40 मील दूर था मद्रास से। मद्रास में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रेसिडेंसी थी। तो हैदर अली ने कांजीवरम पर अधिकार कर लिया।
मद्रास में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का संचालन हेक्टर मुनरो और बेली जैसे ब्रिटिश सेना नायक कर रहे थे। हेक्टर मुनरो अगर आपको याद हो तो हेक्टर मुनरो वही व्यक्ति था जिसने बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेना का संचालन किया था। तो हेक्टर मुनरो और बेली जैसे कुशल ब्रिटिश सेना नायक भी हैदर अली का सामना करने में सक्षम नहीं थे और उन्हें पीछे हटना पड़ता है। और 3 नवंबर 1780 को हैदर अली ने अर्काट पर अधिकार कर लिया। आरकोट जो था ये कर्नाटक का कैपिटल था, कर्नाटक का क्षेत्र जो था उसका कैपिटल था आरकोट, और 3 नवंबर 1780 को हैदर अली ने आरकोट पर अधिकार कर लिया। तो इस टाइम अगर आप देखें तो वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल था, और जब उसको इस बात की सूचना मिलती है कि हैदर अली मद्रास के पास आ चुका है और उसने आरकोट पर हमला कर लिया है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स चिंतित हो जाता है और वो वॉर मटेरियल्स और मनी कलेक्ट करना शुरू करता है। मैंने बताया था कि 1781 जो था ये वॉरेन हेस्टिंग्स के लिए काफी क्रिटिकल पीरियड था, और इसी कारण वो अवध से पैसा इकट्ठा करता है और चेत सिंह को हटाता है, वहां से पैसा इकट्ठा करता है, बनारस से, अवध की बेगमों से वो पैसा इकट्ठा करता है। तो वॉर मटेरियल्स और मनी कलेक्ट करने के बाद वॉरेन हेस्टिंग्स 1781 में एक सेना बंगाल से कर्नाटक की ओर भेजता है। इस सेना का सेनापति था सर आयरकूट। आयरकूट के निर्देशन में वॉरेन हेस्टिंग्स एक सेना भेजता है कर्नाटक। आयरकूट और हैदर अली के बीच पोर्टो नोवो नाम की जगह में युद्ध होता है, और पोर्टो नोवो की लड़ाई जो 1781 में हैदर अली और सर आयरकूट के बीच में होती है, इस लड़ाई में हैदर अली हार जाता है। हैदर अली के 3000 सैनिक मारे जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ ब्रिटिश सेना के केवल 500 सैनिक मारे जाते हैं। तो पहली लड़ाई पोर्टो नोवो में हैदर अली हार जाता है 1781 में। इसके बाद एक और लड़ाई तिक्कोलम नाम की जगह पर होती है। तिक्कोलम नाम की जगह पर भी हैदर अली हारता है और हैदर अली की सेना के 2000 सैनिक मारे जाते हैं। तो 1781 में हैदर अली तिक्कोलम और पोर्टो नोवो में आयरकूट की सेना का सामना नहीं कर पाता है और वो हार जाता है। इसी बीच अगर आपको याद हो तो कल की क्लास में मैंने बताया था कि 17 मई 1782 17 मई 1782 को सालबाई की संधि होती है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच। और सालबाई की संधि होने के बाद मराठा इस युद्ध से, मैसूर के युद्ध से अपने आप को अलग कर लेते हैं। सालबाई की संधि में एक शर्त मैंने बताया था कि वो लोग हैदर अली को सैनिक सहायता नहीं देंगे, तो इस कारण सालबाई की संधि के उपरांत मराठा इस युद्ध से अपने आप को अलग कर देते हैं। इसके बाद दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। दिसंबर 1782 में हैदर अली मारा जाता है। 1783 में ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के मध्य यूरोप में एक संधि हो जाती है। तो यूरोप में ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच जो युद्ध चल रहा था वो 1783 में संधि के द्वारा समाप्त हो जाता है। तो फ्रांसीसी भी हैदर अली तो चूंकि दिसंबर 1782 में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो फ्रांसीसी भी इस युद्ध से अपने आप को अलग कर लेते हैं। हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका बेटा टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बनता है। टीपू सुल्तान ने 2 साल तक इस युद्ध को जारी रखा। 1783 से 1784 तक टीपू सुल्तान ने इस युद्ध को जारी रखा, लेकिन चूंकि इस समय तक मराठा इस युद्ध से अपने आप को अलग कर चुके हैं, फ्रांसीसी इस युद्ध से अपने आप को अलग कर चुके थे, और वॉरेन हेस्टिंग्स की स्थिति भी मजबूत हो चुकी थी, उसे जो आवश्यक धन बल की जरूरत थी वो उसे अवध से प्राप्त हो चुका था। तो टीपू सुल्तान ने 1784 में अंग्रेजों के साथ एक संधि कर ली। इस संधि का नाम था मंगलोर की संधि।
मंगलोर की संधि 1784 में टीपू सुल्तान और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी या मद्रास की प्रेसिडेंसी के बीच में होता है। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों के जो अधीन क्षेत्र जिस पर हैदर अली ने कब्जा कर लिया था, वो सारा क्षेत्र अंग्रेजों को सुपुर्द कर दिया गया। जो युद्ध पूर्व स्थिति थी, उस स्थिति को बहाल कर लिया गया। यानी इस युद्ध के बाद ना तो अंग्रेजों को कोई फायदा हुआ और ना टीपू सुल्तान या मैसूर को कोई फायदा हुआ। जो युद्ध पूर्व स्थिति थी, उस स्थिति को फिर से बहाल कर दिया गया। तो ये मंगलोर की संधि होती है टीपू सुल्तान और मद्रास के बीच 1784 में, और इसी संधि के द्वारा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है।